जय हिंद स्टूडेंट्स। अभी आप आपके स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख रहे हो जो एक टॉय एरोप्लेन का है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 12.2 का। यहाँ पर आपको एक टॉय एरोप्लेन दिया हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। ये एरोप्लेन बनाने के लिए राधा को कितना एरिया का पेपर लगा है ये हमको बताना है। ठीक है, अब ये फिगर को पहले समझते हैं। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो फिगर काफ़ी अच्छे से दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर आप अगर फिगर को देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके बाद ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, उसके बाद एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और नीचे आप देख सकते हो कि एक आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है। बराबर है। तो यहाँ पर टोटल जो एरिया है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं इसको पार्ट्स दे दूँ तो इट विल बी द फर्स्ट पार्ट, दिस विल बी द सेकेंड पार्ट, this will be the third part, then this is the fourth part and this one is the fifth part। इस तरह से 5 पार्ट में इस फिगर को डिवाइड किया गया है और आपको पांचों भी फिगर्स का एरिया पहले इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप सबको प्लस करोगे तो आपको टोटल एरोप्लेन का एरिया पता चलेगा। अब ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा होने वाला है। ठीक है, जिसमें सबसे लंबा जो प्रोसीजर है वो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए है। बाकी के 4 एरिया निकालने काफ़ी इजी है, तो पहले हम वो 4 देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं ट्रेपेजियम के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर आप एरोप्लेन का सबसे ऊपर का पार्ट अगर देखते हो, ठीक है, तो वो आपको एक ट्रायंगल आइसोस्केलस दिया हुआ है जिसमें कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अभी ट्रायंगल आइसोस्केलस दिया हुआ नहीं बताया है, लेकिन हम ये सपोज़ करके चलेंगे कि क्योंकि ये एक एरोप्लेन है तो ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, और सिमेट्रिकल तभी होगा जब यहाँ का ट्रायंगल और यहाँ का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो और ये ट्रायंगल आइसोस्केलस हो। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है हमको, तो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर हो चुका। उसके बाद ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि एरोप्लेन जो है वहाँ पे ब्लेड्स के एंगल एरोप्लेन के साथ में 90 के अलावा कोई और डिग्री का हो। ओके, तो यहाँ पर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करके ही इसका आंसर पता करेंगे। ठीक है, अब पहले 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं। पहले इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर आप देख रहे हो कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मतलब आपको उसकी तीनों साइड्स पता दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे फॉर एरिया 1, जो फिगर के हिसाब से फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे लेट A is equals to B is equals to 5 सेंटीमीटर and C is equals to 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अब बोलेंगे therefore perimeter of triangle is equals to 5 plus 5 plus 1 which is equal to 11 सेंटीमीटर। therefore S is equals to semi perimeter is equals to 11 by 2, यानी ये आएगा 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आ गया सेमी पेरीमीटर। अब चलते एरिया के तरफ, बोलेंगे देयरफॉर बाय हेरॉन्स फॉर्मूला area of triangle is equal to under root s multiplied by s minus a, s minus b, s minus c। अंडर रूट s का वैल्यू आता है 5.5, तो आप 5.5 लिखो या 11/2 लिखो, इट मीन्स वन एंड द सेम। तो अभी फ़िलहाल 5.5 लिखते हैं। यह आएगा 5.5 माइनस 5, फिर से 5.5 माइनस 5 और फिर आएगा 5.5 माइनस 1।
इज इक्वल टू 5.5 विल बी एज इट इज़। यहाँ पे 5.5 में से 5 गया तो बचता है 0.5, यहाँ पे भी आएगा 0.5 और यहाँ पे आएगा 4.5। ठीक है, अभी 0.5 यहाँ पर 2 बार है तो आप एक बार बाहर ले लो। अंडर रूट में ये 5.5 को मैं यहाँ पे 5.5 को मैं 5.5 को 11/2 लिख देता हूँ, या आप 55/10 लिख लो चलेगा। 55/10 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 को 45/10 कर लिया। अब ये 2 बार 10 है डिनोमिनेटर में तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे 55 के फैक्टर्स निकाल लो तो आएगा 5 × 11 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा 5 × 9। ठीक है, तो यहाँ पे 2 5 में से एक 5 कॉमन आ गया तो 0.5/10 मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी अंडर रूट में 11 और 9 तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका भी आंसर 3 बाहर आ जाएगा, 11 अकेला ही अंदर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 5 1s 5 2s। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर आप करते हो तो आएगा 1.5 √11 डिवाइडेड बाय 2। अब 1.5 को 2 से डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 0.75 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये, या फिर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हो तो 75/100 √11 रहेगा। इसको 25 से रिड्यूस करते हो तो 25 3s और ये 4s, तो ये आएगा 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने आंसर चाहे ये रखा या ये रखा, इट डजेंट मैटर, बोथ आर सेम। ठीक है, ये दोनों भी सेम ही रहेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, यानी हमने फर्स्ट एरिया अभी पता किया है। अब इस तरह से हम लोगों को सेकेंड एरिया निकालना है। तो सेकेंड एरिया हमको रेक्टेंगल दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। यहाँ पे आएगा एरिया 2 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिगर के हिसाब से सेकंड एरिया जो दिख रहा है वो रेक्टेंगल है, इसलिए हमने उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहा। अब आप यहाँ रेक्टेंगल को देखो तो रेक्टेंगल में ये बड़ी वाली साइड को हम लेंथ बोलेंगे और ये छोटी वाली साइड को ब्रेड्थ बोलेंगे। तो लेंथ आपको दिखाई दे रही है 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे तो आएगा 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, 6.5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला गया 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ योर सेकेंड एरिया दैट यू हैव फाउंड राइट नाउ। ओके, अब हम ये थर्ड एरिया पता करेंगे। यहाँ पर आप अगर फिगर को देख पा रहे हो, ठीक है, ये हम थर्ड एरिया ये वाला पता करें। अब ये पता करो या ये पता करो, दोनों सेम ही रहेंगे, तो एक बार निकालेंगे और बाद में दूसरी बार रेडीमेड हम लोग ले लेंगे। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हो तो आपको समझ में आएगा ये 1.5 है तो ये भी 1.5 रहेगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ राइट एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज़ करने में ईजी जाएगा, क्योंकि अब आप हेरॉन्स फार्मूला निकाल नहीं सकते, आपके पास तीसरी साइड नहीं है। वो निकालने के लिए भी आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा और फिर हेरॉन्स फार्मूला। लेकिन मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ कि जब आपको यहाँ पे राइट एंगल मिला है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला ही फार्मूला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ईजी जाता है। हेरॉन्स फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको स्कूल में हो सकता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बोले कि आप हेरॉन्स फार्मूला ही यूज़ करो, तो उस वक्त आपको वो करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट राइट नाउ आई विल यूज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर भी जगह कम है तो मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आपको एरिया याद रखने हैं, ये एरिया मैं पहले साइड में लिख दूंगा। ये एरिया हम लोग यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ सेकेंड पॉलीगॉन। फिर बाद में हम तीसरे इस पे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तीसरे ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। तीसरे ट्राइंगल में हम बोलेंगे फॉर एरिया 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
यहाँ पे आपको पहले बोलना पड़ेगा कि ये बेस और हाइट परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे यूज़ करोगे हाफ इंटू बेस आपने यूज़ किया 6 सेंटीमीटर का और हाइट यूज़ करेंगे आप 1.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर को लेबलिंग नहीं दिया हुआ है तो ये ऐसी सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यहाँ 90 डिग्री कैसे बताएं। तो ऐसी सिचुएशन में आप नहीं भी लोगे 90 डिग्री दिखा के डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पे राइट एंगल होगा ही होगा, ठीक है। जब फिगर पूरी प्रॉपरली लेबल्ड हो तो आप यहाँ पे राइट एंगल बता सकते हो, ठीक है, वो बताना भी चाहिए उसके पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2 1s 2 3s 3 इंटू 1.5 आता है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका रहेगा एरिया नंबर 3। अब आप बोलोगे सिंस एरिया 3 इज इक्वल्स टू एरिया 4, ये एरिया 3 नहीं रहेगा, फिगर के हिसाब से एरिया 4 और 5 है, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने एरिया 3 नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एरिया 4 एंड एरिया 5। एरिया 4 और एरिया 5 इस तरह से रहेगा। तो अब यहाँ पे बोलेंगे कि सिंस एरिया 4 इज इक्वल्स टू एरिया 5, therefore area 5 is also equal to 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से अभी मेरा फर्स्ट एरिया निकला, सेकंड एरिया निकला, फोर्थ निकला और फिफ्थ निकला। थर्ड एरिया जो है ये ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है और इसी का एरिया पता करना इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये मैंने प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो अभी तक के जो हमने चीज़ें देखी उसको एक बार शॉर्ट में रिकॉल करते हैं। पहले हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, फिर हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला यूजिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ, फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकाला 4th नंबर के यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उतना ही एरिया हमने ट्रायंगल नंबर 5th का भी सपोज किया क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे क्योंकि प्लेन हमेशा सिमेट्रिक रहता है। अब हम 5th पार्ट यानी यहाँ पे लेबल के हिसाब से 3rd पार्ट के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रेपेजियम है। अब इसके लिए मुझे ये ट्रेपेजियम अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे बनाऊँगा। अब मैं एरोप्लेन वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट लेबल करने वाला हूँ अलग से ट्रेपेजियम बना के। आप यहाँ पे पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। अब मैं ये ट्रेपेजियम फिर से बनाऊँगा और ये सारी चीज़ें रब कर दूँगा, ओके। तो चलिए अभी हम लोग ट्रेपेजियम निकाल चुके हैं और मैंने इस ट्रेपेजियम को नाम दे दिया है ABCD। ये हम अभी पर्पसफुली लेबल करेंगे क्योंकि विदाउट लेबलिंग हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब ट्रेपेजियम में आप देखते हो कि अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती है, एक पेयर, दूसरी नॉन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो ये है AD और BC, जो हमको यहाँ पे 1 1 दिया है, मतलब ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में आइसोस्केलस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ओके। अब यहाँ पे आप देखो ये 1 है और ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। आप सभी को मैं बता दूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने पिछले साल पढ़ा था और उसका फॉर्मूला मैं याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स यहाँ पे फिगर के हिसाब से AB प्लस CD दिखती है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट होती है, ठीक है। अब अगर आप फिगर को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास में पैरेलल साइड्स के सम की वैल्यू तो अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि आपको AB भी पता है और CD भी पता है। आपको जो नहीं पता है वो है इसका हाइट, क्योंकि यहाँ कहीं भी उसका हाइट हमको नहीं दिया हुआ है और अब हाइट ही पता करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका हाइट पता होना। अगर हाइट पता होता तो ये प्रॉब्लम अभी 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता वैल्यू पुटअप करके, बट हाइट अवेलेबल नहीं है इसलिए अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहला टारगेट रहेगा इसकी हाइट पता करो। हाइट होती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 साइड्स। तो यहाँ पे ये 2 पैरेलल साइड है, इनके बीच में परपेंडिकुलर साइड मुझे पता करना है। अब ऐसा करने के लिए 2 मेथड्स होती है, आप कोई भी मेथड करो लगभग उतना ही लंबा जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं
इस बी वर्टेक्स से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूँगा जो AD को पैरेलल जाएगी लाइक दिस, और ये इस DC को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे मैं इसको लेबल कर दूँगा पॉइंट E से। अब ये पैरेलल हमने ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्शन। AB और CD पैरेलल दी हुई थी क्योंकि वो ट्रेपेजियम है, तो इस हिसाब से AB और DE पैरेलल हो जाती है। BE और AD हमने पैरेलल बनाई है, इस हिसाब से ABED इस क्वाड्रिलैटरल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा कि ये पैरेललोग्राम बन चुका है। ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो हम सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। इसका मतलब कि ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल रहेगी, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 रहेगा सेंटीमीटर, ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर रहेगा। इस हिसाब से ये पैरेललोग्राम के चारों डायमेंशंस हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब क्योंकि ये चारों इक्वल है तो आप बोलोगे सर वो रोम्बस भी होता है, हाँ वो रोम्बस भी होता है, बट हम उसका यूज़ अभी हमको है नहीं। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कि ये 1 सेंटीमीटर पता किया, ये 1 सेंटीमीटर पता किया। एक और कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे करूँगा, और कंस्ट्रक्शन में ये रहेगा कि मैं B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जो कि यहाँ पर DC को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट P में, और ये BP हो गया परपेंडिकुलर टू CD। यही हमारी हाइट है जो हमको पता करनी है। ठीक है, अब जितना मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम such that AB parallel to CD and AB is equals to 1 centimeter, CD is equals to 2 centimeter, AD is equals to BC is equals to 1 centimeter। ठीक है, AD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इतना पार्ट हमको गिवन है। अब हम कंस्ट्रक्शन में जो कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। नाउ ड्रॉ BE पैरेलल टू AD which intersects DC at E and BP perpendicular to CD which intersects DC at P। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब आप बोलोगे कि देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABED, क्योंकि ये इसको पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD है, इसका मतलब ABDE को पैरेलल होगा ही होगा, तो AB पैरेलल टू DE हो गया, और BE पैरेलल टू AD हमने अभी बताया है। यहाँ पे ये पैरेलल है और यहाँ पर ये पैरेलल है, CD को है मतलब DE को रहेगा। तो इन दो स्टेटमेंट पर से हम बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलैटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। अब वो पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू DE 1 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू BE 1 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब DE 1 सेंटीमीटर है, लेकिन आप फिगर में देखो तो पूरा DC कितना है 2 सेंटीमीटर, जिसमें से DE 1 सेंटीमीटर का चला गया तो बचता है EC। ये कितना बचेगा, अगेन 1 सेंटीमीटर। पूरे 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर चला गया तो जो EC बचेगा वो कितना बचेगा, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कैसा लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर DC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, DC बना हुआ है DE प्लस EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। DE प्लस EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, लेकिन DE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है
इस हिसाब से EC कितना आएगा, तो EC आएगा 2 सेंटीमीटर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका EC का वैल्यू आ गया 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब मैं फिर से थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर लिख के दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने BP ड्रॉ किया, आपको मैंने उसी दिन एक वीडियो के अंदर में बताया था कि स्टार्टिंग का या सेकंड वीडियो था, सेकंड पार्ट, जिसमें हमने बोला था कि अगर कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर में एक अपोजिट वर्टेक्स से आप बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो मीडियन भी हो जाती है। और मीडियन हो जाती है मतलब कि PE और PC ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि P क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप फिर से वो वीडियो देखो, मैंने समझाया था। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये 1 सेंटीमीटर है। इसके अंदर में अगर मैं इस वर्टेक्स B से अपोजिट बेस EC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो P शुड बी द मिड पॉइंट। अब अगर P मिड पॉइंट है तो बेटा PE और PC ये इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने अभी अभी पता किया कि पूरा EC 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का हाफ हो जाता है 1.1/2 या 0.5, तो ये आ गया आपका 0.5 सेंटीमीटर, ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब पहले उतना लिखते हैं फिर आगे बताता हूँ। इसी चीज़ को हम लिखेंगे। अब यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो मुझे पहले मिटाना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया ये कितना मैंने क्या लिखा हुआ है, सारी चीज़ें फिगर के अंदर में मैंने मार्क कर दी है। ठीक है, तो अब इतना पार्ट मैं रब कर रहा हूँ और फिर आगे का पार्ट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जाएंगे कि इन ट्रायंगल BEC, BE इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर आ गया। हमने पहले ही थोड़ी देर पहले BE को 1 बोला था, BC को 1 पहले ही गिवन में दिया हुआ था, तो इस हिसाब से BE और BC 1 सेंटीमीटर आ गए। तो आप बोलोगे देयरफॉर ट्रायंगल BEC, देयरफॉर ट्रायंगल BEC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड BP इज परपेंडिकुलर टू EC। ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है खुद, तो आप यहाँ पे लिखोगे कंस्ट्रक्शन। therefore P या BP is a median of triangle BEC। आप यहाँ पे रीज़न बोलोगे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि एल्टीट्यूड ही उसका मीडियन बन जाता है, तो P हो गया मिड पॉइंट। तो आप डायरेक्ट बोलोगे देयरफॉर EP इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EC। अभी EC का वैल्यू कितना है 1, तो हाफ ऑफ 1 बिकम्स 1/2 और 0.5 सेंटीमीटर। ये आ गया EP का वैल्यू। ठीक है, अब आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि ये पूरी मशक्क़त जो हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसकी हाइट पता करने के लिए। तो अब हम लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं इस प्रॉब्लम के, जहाँ पे हमको इसका हाइट पता चलेगा। और वंस वी गेट दी हाइट वी कैन यूज़ दैट हाइट इन दिस फॉर्मूला एंड विल गेट दी आंसर। ओके, सो BP पता करने के लिए हम लोग ट्रायंगल BEP में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे BE पता है, अभी EP पता चला, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके मैं BP पता कर सकता हूँ। अब मैं आपको फिर से उल्टा लेकर चलूँगा कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हुआ तो आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये सारी स्टेप्स करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रॉब्लम एक बार रिकॉल करके दूंगा और मैं बताऊँगा कि हमने कैसे कैसे स्टेप्स लिए और क्यों लिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ तक पहुँच गए, हम पहले पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं। तो अब जाएंगे नाउ इन ट्रायंगल BEP एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ BE ओवर हियर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर प्लस EP स्क्वायर। ठीक है, अभी BE कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमको 1, तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर। BP हमको पता करना है तो वैसे ही रहेगा। EP का वैल्यू अभी 0.5 लिया, आप 0.5 ले सकते हो या 1/2 ले सकते हो,
यहाँ पे 1/2 लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो 1/2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, BP स्क्वायर फिर से एज इट इज़, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, ठीक है। अब BP स्क्वायर पता करना है तो 1/4 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1 - 1/4 इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आएगा 4 × 1 = 4 -1 × 1 = 1 अपॉन 4 × 1 = 4 इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर। तो ये BP स्क्वायर कितना आ गया, 4 - 1 3/4, ठीक है। अब 3/4 आ गया BP स्क्वायर, तो मुझे तो BP स्क्वायर नहीं चाहिए, BP चाहिए, तो मैं दोनों साइड में यहाँ पर क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट। तो BP स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाता है BP, और 3 का स्क्वायर रूट बन जाता है √3, 4 का स्क्वायर रूट बन जाता है 2। तो ये आपका BP बन जाता है √3/2 सेंटीमीटर, √3/2 सेंटीमीटर, जो कि होती है हमारी रिक्वायर्ड हाइट, √3/2 सेंटीमीटर। अब हम लोगों के पास में हाइट आ चुकी है, अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो मशक्क़त थी वो सिर्फ एक चीज़ के लिए थी, और वो थी हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम। ये ट्रायंगल की भी हाइट है, उसी तरह ये पूरे ट्रेपेजियम की भी हाइट है। हाइट का मतलब होता है दो अपोजिट पैरेलल साइड के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो अपोजिट पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो BP हो सकता है, यहाँ कहीं भी निकालता तो उसका मतलब एक ही आता, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तब तक मैं क्लीन कर देता हूँ आपको। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू sum of parallel sides AB plus CD multiplied by height BP, multiplied by height BP. Now let us put the values. हाफ AB का वैल्यू 1 है, CD का वैल्यू 2 है, तो ये 1 + 2 आ जाएगा। BP का वैल्यू आया था हमारा √3/2, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये नीचे 2 जो है तो ये 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया 4, 1 + 2 होता है 3, 3 × 1 = 3 एंड 3 × √3 मीन्स 3√3, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ट्रेपेजियम का भी एरिया निकल गया। अब आप एरोप्लेन को देखिए, हमारे पास अभी 5 पार्ट्स अवेलेबल है। ये हमारा एरोप्लेन था लगभग इस तरह से, तो हमने इसका एरिया निकाल के रखा हुआ है, इसका एरिया है, इसका है, और अभी हमने इसका भी पता कर लिया। तो अब पूरे एरियाज को हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये रहेगा हमारा पार्ट नंबर आई थिंक 5 होना चाहिए, वहाँ पे मैं नंबरिंग भूल गया, तो दिस 5। अब आप बोलोगे देयरफॉर एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड, ठीक है, बाय राधा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये पांचों एरियाज को प्लस करना पड़ेगा। अब फर्स्ट पार्ट का जो एरिया आया था ऊपर के ट्रायंगल का, ये आया था 3/4 √11 प्लस सेकेंड एरिया जो आया था वो आया था रेक्टेंगल का, वो था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर थर्ड का एरिया हमने अभी यहाँ से निकाला हुआ है, यानी हम तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 5 लिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे ही आएगा। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर में हम लोगों ने ये दो एरियाज़ निकाले थे, जो कि फिगर के हिसाब से फोर्थ और फिफ्थ पार्ट था। उसका आंसर आया था हम लोगों का आई थिंक वो था 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों भी एरिया 4.5 के आएंगे, और लास्ट जो भी हमने निकाला स्टेटमेंट नंबर 5 में वो रहेगा यहाँ पे प्लस 3√3/4, ठीक है। अब इनको प्लस करना है तो मैं ये वाला और ये वाला पास में ला लेता हूँ।
तो आएगा 3/4 √11 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 4। बाकी इन तीन चीज़ को प्लस कर सकते हैं, तो 4.5 हो जाता है 9 और ये 6.5 हो जाएगा। 9 प्लस 6.5 विल बी 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि √11 का वैल्यू और √3 का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में पीछे देखोगे तो आंसर आपको डेसिमल पॉइंट में दिया रहेगा, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करता है √11 और √3 का। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने आपको सजेस्ट किया है कि हम यूज़ करेंगे नहीं जब तक देगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर तो अभी फ़िलहाल इतना ही रहेगा। अगर आपके स्कूल में बोलते हैं कि आप इसका वैल्यू यूज़ करो, तो आपको जो क्लास 8 में आपने स्क्वायर रूट पता करने की लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस सीखी थी, उससे आपको √11 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, √3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और फिर यहाँ वैल्यू पुट करके आपको इसको और अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हो चुका है, आपको शायद समझ में आया हो, ऐसी आशा करता हूँ। मैं आपको अब बताऊँ कि पहले 4 पार्ट तो काफ़ी इजी थे निकालना, उसको मैं डबल एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये ट्रेपेजियम में हमने क्या किया है और स्टेप बाय स्टेप हमने क्यों ऐसा किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों का बेसिक रिक्वायरमेंट है बीपी, जो कि होता है हाइट। अब ये पूरा खेल बीपी के लिए है, तो हम ये पहले ही समझ लेते हैं कि जब मैं यहाँ पे बीपी डालूँगा और इसको कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पैरेलल बनाऊँगा, तो बीपी पता करने के लिए मुझे एक तो ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, नहीं तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए किसी में भी लगाओ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मुझे ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो मुझे ये दो साइड्स तो पता चाहिए ही चाहिए। अब ये दो साइड्स पता करने के लिए पहले तो मैं बीई के लिए गया, तो मैंने इसके लिए इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो आप समझे होंगे कि हमने पैरेललोग्राम क्यों प्रूव किया। उसका 2 रीज़न थे, एक तो मुझे बीई चाहिए था, दूसरा ईपी पता करने का पहला स्टेप है डीई पता करो, तो डीई भी मुझे पैरेललोग्राम से ही पता चलेगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से मैंने ये पैरेललोग्राम बता के 2 चीज़ें इससे निकाल ली। फिर क्योंकि मुझे अभी डीसी पूरा 2 सेंटीमीटर पता था, इसलिए मैंने डीसी का यूज़ किया, डीई का यूज़ किया, और डीसी में से डीई सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे पता चला कि ईसी कितना आता है, अगेन 1 सेंटीमीटर का। अब अगर ईसी 1 सेंटीमीटर का है तो उसका हाफ करूँगा तो ईपी आ जाएगा, जिसके लिए मैंने लॉजिक दिया कि बीपी बिकम्स द मीडियन, तो पी बिकम्स द मिड पॉइंट, तो ईपी आ गया 0.5। इस तरह मुझे बीई भी पता चल गया और ईपी भी पता चल गया, जो मुझे चाहिए था टू अप्लाई Pythagoras theorem. Then I applied a Pythagoras theorem in this triangle and I got BP which is equal to √3/2. ओके, अब ये √3/2 का यूज़ करके मैंने यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया। अब आप देखो, अगर मेरे पास हाइट होती तो ये फॉर्मूला और कैलकुलेशन इतना ही पार्ट होता, लेकिन पूरी मशक्क़त थी बीपी पता करने के लिए। ओके, बहरहाल हम लोगों ने अब ये निकाल लिया है। अब हमको ये एरोप्लेन का एरिया निकालना था, तो स्टार्टिंग में हमने जितने एरियाज़ निकाले थे सभी को प्लस कर दिया, जो रूट वाले पार्ट थे उनको यहाँ पे ला लिया, हमने एक जगह पे ला लिया, और जो इंटीग्रल पार्ट था या फ्रैक्शनल पार्ट था, इन सभी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया और 15.5 बन गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में आपको आंसर ऐसा नहीं दिया हुआ होगा, आपको ये अलग से सॉल्व करना है। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन स्कूल में अगर आपको कहते हैं तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर इतना ही। मैं आपको बोलूँगा कि जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं आया है, आई होप 98% लोगों को तो आया ही नहीं होगा, तो उन सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फिर से 2 से 3 बार सॉल्व करके रखना है, क्योंकि यही आपका होमवर्क है आज का। और ये प्रॉब्लम इस लेसन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पूछा जाता है, और अगर पूरा नहीं भी पूछते हैं तो आपको ट्रेपेजियम तो पूछेंगे ही पूछेंगे, इसलिए आप ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करके रखो। ठीक है, और ऐसा ही एक प्रॉब्लम आपको 8th स्टैंडर्ड में भी था, अब पता नहीं आपको याद है या नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए होमवर्क करके रखिए और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।